हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइकोलॉजी का चैप्टर 11 स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 10 जो कि स्ट्रेस था वो क्या है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। स्ट्रेस के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 10 में जानकारी प्राप्त की। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 11। ये जो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट, फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट। इस जो चैप्टर है इसमें हम एक एक करके तीनों को कवर करेंगे। पहले हम एडजस्टमेंट के बारे में जानते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन को कवर करेंगे, फिर हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो हम इस चैप्टर की शुरुआत हम एडजस्टमेंट से करते हैं कि आखिर ये जो वर्ड है एडजस्टमेंट, ये जो हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट, ये होता क्या है, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जो है डेफिनेशन हम इसकी बाद में जानते हैं। पहले हम एडजस्टमेंट का थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि आखिर एडजस्टमेंट होता क्या है। हम इसको नॉर्मल और सिंपल वर्ड में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में प्रॉब्लम का, अपोजिट सिचुएशन का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है जिसने अपनी पूरी लाइफ जी ली, अपनी पूरी जिंदगी को जी लिया और उसका पूरा लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलता गया, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कभी अपोजिट सिचुएशन उसे फेस नहीं करना पड़ा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या होता है कि अपने जीवन काल में अपनी जिंदगी में उनको अपोजिट सिचुएशन का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और व्यक्ति की जो होती है ना वो कुछ नीड होती है, कुछ फिजिकल लेवल की नीड होती है, कुछ साइकोलॉजिकल लेवल की नीड होती है। फिजिकल लेवल की नीड है जैसे कि व्यक्ति को भूख प्यास लग रहा है, और साइकोलॉजिकल लेवल की नीड है व्यक्ति को पॉजिटिव इवोल्यूशन चाहिए, थोड़ा तारीफ चाहिए, लव चाहिए, केयर चाहिए। ये सारा जो है वो क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल की नीड है। तो जब व्यक्ति का फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल का जो नीड है वो पूरा हो जाता है, वो फुलफिल हो जाता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से लाइफ अपना बिताता है। उसे कोई तरीके की कोई समस्या नहीं देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उसका जो नीड है वो पूरा हो ही रहा है, तो क्या दिक्कत होगा, वो अपना लाइफ आराम से जो है वो अपना जिंदगी जो है बिता रहा होता है। लेकिन जब व्यक्ति का जो नीड है, फिजिकल या साइकोलॉजिकल कोई भी नीड है, वो पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति में स्ट्रेस काउज होता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। लेकिन देखो, अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अब हमारी कुछ नीड है लेकिन हमारा सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है, हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल अपोजिट है, अभी हम किसी प्रॉब्लम में हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि हम अपनी नीड को पूरा नहीं कर पाते। हमारा एनवायरनमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण कभी कभी जो व्यक्ति होता है वो अपने नीड को क्या कर पाता है, पूरा नहीं कर पाता है, उसको पूरा करने में दिक्कत होता है, ठीक। जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति में अनसेटिस्फैक्शन जो होता है वो डेवलप होता है, व्यक्ति निराश हताश हो जाता है, उसमें स्ट्रेस जो होता है वो देखने को मिलता है। कब? जब अपोजिट सिचुएशन के कारण जो है उसका नीड फुलफिल नहीं हो पाता है, तब ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जब ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर और सेटिस्फेक्शन, निराशा, हताशा, दुख, ये सारा चीज अगर प्रेजेंट होता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, खुद के लेवल पे जो है ना कुछ ट्राई करता है, खुद के लेवल पे वो कोशिश करता है, प्रयास करता है कि वो इन सारी चीजों को क्या करे, दूर करने का कोशिश करे। इसके लिए वो खुद के लेवल पे कुछ कोशिश करता है, वो ट्राई करता है, ठीक है, कि वो फ्रस्ट्रेशन और ये सारी चीजें जो हो रही है, होपलेसनेस, ये सारी चीजें क्या हो, नहीं हो। जब ये चीजें नहीं हो उसके लिए वो क्या करता है, खुद के लेवल पे कोशिश करता है। अगर वो व्यक्ति जो ट्राई कर रहा है उस ट्राई में वो सफल हो जाता है, अगर उसको सफलता मिल जाती है और वो ये सारी जो दिक्कतें हो रही थी उसको वो दूर करने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, उसको सक्सेस मिल जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि अपने उस एनवायरनमेंट के साथ जो है वो व्यक्ति क्या कर लेता है, तालमेल बैठा लेता है, उसके साथ वो क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। इसको और सिंपल वर्ड में हम कैसे बोल सकते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है। परिस्थिति, आपका सिचुएशन कुछ है और आपका जो नीड है वो कुछ है, उसके बीच आप क्या करो, बैलेंस बनाने को ही हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। क्योंकि सिचुएशन अगर अपोजिट होगा तो नीड क्या होगा, फुलफिल होने में दिक्कत होगा, नीड को पूरा करने में हमें दिक्कत होगी। तो उसी से हमें दिक्कत ना हो जिसके लिए हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन और हमारी जो नीड है उसके बीच हम क्या करते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। इसी तालमेल बैठाने का जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं, एडजस्ट करना कहते हैं। किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है।
लेकिन देखिए अगर कोई व्यक्ति जो है अपने लेवल पे ट्राई किया, वो सक्सेसफुल रहा, तो वो क्या करेगा, उस एनवायरमेंट उस सिचुएशन के साथ क्या कर जाएगा, एडजस्ट कर जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी तो पॉसिबल है कि अगर कोई व्यक्ति अपने लेवल पे ट्राई किया और उसको सक्सेस नहीं मिली, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें माल एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, कुसमायोजन उसमें प्रेजेंट होगा। इसके बाद बताया गया है कि जो एडजस्टमेंट होता है ना, वो डायनेमिक इन नेचर होता है, वो गतिशील होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो एडजस्टमेंट होता है वो कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हम एक बार एडजस्टमेंट कर लिए, अब वो साल भर जो है चला जा रहा है, ऐसा नहीं होता। हमें डे टू डे लाइफ में जो है बहुत सारे कामों में क्या करना पड़ता है, हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसीलिए एडजस्टमेंट को क्या बोला गया है, डायनेमिक इन नेचर कहा गया है। ये निरंतर गति करने वाली प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूअस क्या होती है, चलती रहती है। कहा एडजस्टमेंट का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना, इसी को हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। मान लीजिए हम लोग घर में थे, ठीक है, कोई बच्चा है वो घर में है और उसके बाद अचानक से जो है उसका कोई एग्जाम क्रैक हुआ, उसको उसके लिए फिर क्या करना है, उस एग्जाम के ट्रेनिंग के लिए जो है उसका एग्जाम में उसने क्लियर कर लिया, उसे ट्रेनिंग के लिए उसे हॉस्टल जाना है। अब वो जब घर से हॉस्टल आया तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा अलग है, घर से अलग है, खाने को लेकर और भी अदर चीजों को लेकर जो घर से है उसका हॉस्टल का इन्वायरमेंट वो अलग है। तो अगर कोई बच्चा इस सिचुएशन में इस जो उसके जो लाइफ में ये चेंज आया है, ये जो बदलाव आया है, उस बदलाव के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, वो हॉस्टल वाले इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट कर लेता है, वो उसमें बैलेंस क्रिएट कर लेता है, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा कि उस सिचुएशन में क्या कर जाएगा, एडजस्ट कर जाएगा और उसको वहां पे कोई परेशानी नहीं होगी, उसमें फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन वो इस सिचुएशन में जो है एडजस्ट नहीं कर पाता है, अपने आप को नहीं ढाल पाता है। वो जो चेंज हुआ ना, घर से वो हॉस्टल में शिफ्ट हुआ और इस चेंज के कारण बहुत सारी चीजें बदली ना, अगर उन चीजों को लेके अगर वो बच्चा उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है तो वो बच्चा क्या होगा, स्ट्रेस में रहेगा, वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, परेशान रहेगा। अब हम लोग जो है एडजस्टमेंट का डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मतलब अनुसार, बोर्डिंग और लैंग्वेज और वेट, ये तीन मनोवैज्ञानिक हैं जिनके अनुसार जो है एक डेफिनेशन दिया गया है एडजस्टमेंट का, जो यहाँ पे हुआ, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग ये जो डेफिनेशन है वो है, एडजस्टमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल एस्टेब्लिश अ बैलेंस बिटवीन इट्स नीड एंड सिचुएशन सर्कमस्टांसेस दोज नीड। इसका कहने का ये मतलब है कि समायोजन जो है, एडजस्टमेंट जो है, वो वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिससे क्या होता है, व्यक्ति अपनी नीड, जिससे व्यक्ति क्या करता है, अपनी नीड और उस नीड को प्रभावित करने वाले जो भी चीजें हैं उसके बीच क्या करता है, वो तालमेल बैठाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। अब जब बात कर रहे हैं इस डेफिनेशन की, तो इस डेफिनेशन में दो चीज, और हम लोग बहुत सिंपल वर्ड में एडजस्टमेंट का डेफिनेशन ये जान रहे हैं, याद रखने के लिए ये है। बाकी आपको एग्जाम पेपर में तो किसी के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा, वो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन आपके खुद के समझने के लिए आप इस तरीके से एडजस्टमेंट को बोल सकते हो कि व्यक्ति को किसी भी सिचुएशन में उस सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वही क्या कहलाती है, एडजस्टमेंट कहलाती है। किसी सिचुएशन के साथ तालमेल बैठाने का प्रोसेस या सिचुएशन के साथ बैलेंसिंग बना के चलने का जो प्रोसेस होता है, यही क्या कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है। लेकिन इस डेफिनेशन में ये अलग नहीं है, ये डेफिनेशन वो डेफिनेशन दोनों कुछ बहुत अलग अलग नहीं कहलाते हैं, सब सेम रहे हैं। वो हम लोग का अपना एक बहुत इजी लैंग्वेज में याद करने का एक तरीका हुआ ये समझने का, ये थोड़ा उसको अच्छे से अरेंज करके इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति का नीड और उस नीड को प्रभावित करने वाले कारक के बीच क्या करता है, बैलेंस बनाने की जो प्रोसेस है वो क्या होता है, एडजस्टमेंट कहलाता है। अब देखिए इसमें दो वर्ड याद रखिएगा, एक नीड है और दूसरा इन्वायरमेंट या सिचुएशन है, परिस्थिति और फिर नीड। और एडजस्टमेंट में हम कर क्या रहे होते हैं, हमारी नीड कुछ है और हमारा सिचुएशन जो है कुछ है। हमारा जो नीड है उसको पूरा करने के लिए जो सिचुएशन है वो फेवरेबल नहीं है, सिचुएशन क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो हमारा नीड और सिचुएशन के बीच हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं हमारी नीड पूरी हो जाए, लेकिन सिचुएशन क्या है, अपोजिट है। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही कहना चाह रहा है कि हम उन दोनों के बीच क्या करते हैं, नीड और सिचुएशन के बीच बैलेंसिंग बनाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल एडजस्ट पर्सन। अगर कोई व्यक्ति है जो वेल एडजस्टमेंट जो है वो करता है, मतलब वो किसी भी सिचुएशन के साथ एडजस्टमेंट करता है,
तो उस व्यक्ति में जो है हमें क्या क्या खासियत, उस व्यक्ति में हमें क्या क्या विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने को मिलेगा, इस बारे में जो है हम इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति है जो वेल एडजस्ट है, उसमें हमें कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिल सकती है। पहली विशेषता ये है कि उस व्यक्ति में हमें इमोशनल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। ये इसी का हम बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति का हम कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उस व्यक्ति में क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। उस व्यक्ति जो होगा उसमें इंफीरियरिटी नहीं देखने को मिलेगी, मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, हीन भावना जो होता है किसी भी व्यक्ति को लेके, वो देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो अपने इन्वायरमेंट, उसका जो सिचुएशन है उसको समझ कर फिर उसके रिस्पॉन्स में क्या करता है, बिहेवियर शो करता है। ये नहीं कि हम समझ नहीं रहे आखिर हमारी सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बस रिस्पॉन्स दे दिए, नहीं। जो वेल एडजस्ट पर्सन होता है वो अपने इन्वायरमेंट को, अपने सिचुएशन को समझता है, फिर उसके प्रति वो बिहेवियर शो करता है, उसके प्रति वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। उसमें अपनी फेलियर, वो अगर व्यक्ति जो फेल हो गया अगर किसी कारण से, तो अपने फेलियर के लिए जो है किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं बताता है, वो दूसरे पे अपने फेलियर को जो है नहीं थोपता है, बल्कि वो अपने फेलियर का कारण का पता लगाता है और उसे वो क्या करता है, दूर करने की कोशिश करता है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक हम बात कर रहे हैं, वेल एडजस्ट पर्सन का। इसके अलावा क्या है, वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर शो करता है, ठीक। उसको अपनी कैपेसिटी के बारे में पता होता है, उसकी सीमा कहाँ तक है, उसके अंदर क्या कैपेसिटी है, उसमें क्या कमी है, इस बारे में उसे क्या होता है, अच्छे तरीके से उसे पता होता है, ठीक। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माल एडजस्ट पर्सन, मतलब वैसा पर्सन जिसमें समायोजन देखने को नहीं मिलता, तो उसमें हमें कौन कौन से विशेषताएं देखने को मिलेगी। हम जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडजस्ट वेल एडजस्ट पर्सन देखे उसको अपोजिट कर देंगे, तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें इमोशनल वो अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक। इस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति होगा अपने इन्वायरमेंट को समझेगा ही नहीं और बिहेवियर शो करेगा, या फिर बिहेवियर शो करेगा ही नहीं, बल्कि वो समझ के इन्वायरमेंट और सिचुएशन को बिहेवियर शो नहीं करेगा। ये व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, इसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना प्रेजेंट होगी। ये व्यक्ति को अपनी फेलियर के लिए जो है ये दूसरे को रिस्पॉन्सिबल देगा, ये कभी भी अपने फेलियर के कारण को जानने की कोशिश नहीं करेगा। अगर उसे फेलियर का कारण पूछा जाए तो वो बोलेगा, उसका कोई आंसर नहीं होगा, ना कि वो फेलियर के कारण को जानकर उसे सुधार करने की कोशिश ये व्यक्ति नहीं करता है। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सारा चीज देखने को मिलेगा। वो फ्रेंडली बिहेवियर शो नहीं करता है। इस तरीके का जो व्यक्ति होता है उसका लिमिटेशन है, उसकी जो कैपेसिटी है उसमें जो कमी है, इस बारे में भी जो होता है उस व्यक्ति को क्या होता है, पता नहीं होता है। और व्यक्ति वो बहुत ज्यादा निराशावादी होता है, बहुत ज्यादा होपलेस होता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा माल एडजस्ट पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक, और वो था हमारा वेल एडजस्ट पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक। हमने इन दोनों चीजों को देख लिया, ठीक है। जो चेंज है ना, जो परिवर्तन है, वो प्रकृति का नियम है, वो लॉ ऑफ नेचर है। हम लोगों ने इस लाइन को कहीं भी सुना होगा या पढ़ा होगा। चेंज जो है वो लॉ ऑफ नेचर है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और जो हमारा ह्यूमन सोसाइटी है वो भी क्या है, प्रकृति का एक पार्ट है, वो भी नेचर का क्या है, ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज एक पार्ट है। अगर वो नेचर का पार्ट है, उसका जो है नेचर का पार्ट होने के कारण क्या होता है कि वो भी क्या है, चेंजेबल है, ठीक है। चेंज जो है वो नेचर का लॉ है, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी उसका पार्ट है, इसीलिए हम लोग भी क्या है, ह्यूमन सोसाइटी उसका जो भी चीजें हैं उसके अंदर इन्वॉल्व, वो सारी चीजें भी क्या है, वो चेंजेबल है, ठीक है। अब क्या होता है कि चेंज जो होता है व्यक्ति को हमेशा जो होता है इस चेंज के साथ क्या हो करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। उसको डे टू डे लाइफ में जो है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारे चेंज होते हैं जिसके साथ उसको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उन चीजों के साथ एडजस्टमेंट बना लेता है और उसमें वो सक्सेस हो जाता है कि चलो हमने अपनी अपोजिट सिचुएशन के साथ भी एडजस्ट कर लिया, हमने अपने आप को ढाल दिया, हम इस अपोजिट सिचुएशन में भी जो है हम अपना काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। जब ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति का लाइफ में बहुत अच्छे से चलता है, उसको उतना ज्यादा फिर स्ट्रेस परेशानी नहीं होता, फिर वो अपना काम में ध्यान देता है। लेकिन अगर जो है व्यक्ति इस चीज को करने में मतलब सफल नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि चेंज जो है वो लॉ ऑफ नेचर है और ह्यूमन सोसाइटी नेचर का हिस्सा है, इसीलिए जो है उसको भी चेंज से होके गुजरना पड़ेगा,
वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, जिसके कारण उस व्यक्ति में स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और फिर होपलेस, ये सारा चीज जो है उसमें देखने को मिलता है। तो ये था इसका हमारा डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, चाहे एडजस्ट करने वाले पर्सन का हो चाहे एडजस्ट ना करने वाले पर्सन का हो, दोनों का हमने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, उसमें हमने एडजस्टमेंट को कवर कर दिया, एडजस्टमेंट को कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो दूसरा है वो क्या आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन। इसका हिंदी मीनिंग होता है कुंठा। अब हम जानेंगे फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए, इमोशनल स्टेबिलिटी और बैलेंस पर्सनैलिटी, ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी और बैलेंस पर्सनैलिटी जो होता है वो व्यक्ति को डेवलपमेंट में जो होता है बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति में इमोशनल स्टेबिलिटी प्रेजेंट है या फिर अगर किसी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है वो बैलेंस है, पर्सनालिटी बैलेंस है मतलब मल्टीपल तरीके से वो क्या है, ठीक तरीके से वो काम कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, तभी तो हम ऐसा कह रहे हैं, तो उसकी पर्सनालिटी क्या है, बैलेंस है। तो अगर किसी व्यक्ति में इमोशनल स्टेबिलिटी तो बैलेंस पर्सनालिटी प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, उस व्यक्ति के डेवलपमेंट में मदद करेगा, उस व्यक्ति के विकास में जो है ये सारी चीजें क्या करेगी, मदद करेगी और व्यक्ति को लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, उसको लाइफ में सक्सेस अचीव करने में क्या करेगी, मदद करेगी। लेकिन जो है इन चीजों के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी और बैलेंस पर्सनालिटी जैसी चीजों के लिए व्यक्ति को जो है वो पॉसिबल है जब व्यक्ति जो है खुद को पहचाने, ठीक है। व्यक्ति को खुद को समझना होगा, खुद के बारे में जानना होगा, खुद की अपनी कैपेसिटी, अपनी कमी के बारे में उसे पता होना चाहिए। उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है कि व्यक्ति जिस इन्वायरमेंट में रहता है, फिजिकल, बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल वो इन्वायरमेंट से घिरा हुआ है, जिसके बीच में वो रह रहा है, तो उस व्यक्ति को जो है खुद की समझ होने के साथ साथ जो है उसे फिजिकल, बायोलॉजी, साइकोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है जिसके बीच वो रह रहा है उसकी भी उसे क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, उसके बारे में भी जो है उसे जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तभी जो होगा वो इस तरीके से मेंटेन कर पाएगा इमोशनल स्टेबिलिटी को और अपनी पर्सनालिटी को ये क्या कर पाएगा, बैलेंस कर पाएगा। पर्सनालिटी का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नहीं है कि इमोशनल अगर कोई स्टेबिलिटी है तो फिर पर्सनालिटी बैलेंस है, नहीं, और भी सारी चीजें होती है जो हमें क्या करती है, एक बैलेंस पर्सनालिटी को क्रिएट करती है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को पहले खुद को पहचानना पड़ेगा और अपने जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहा है, चाहे वो फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल, इसी तरीके की चीजें इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जिसके बीच हम रह रहे हैं वो चारों बगल से हम उससे क्या हुआ है, घिरे हुए हैं। तो क्योंकि उसी चीज जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसी को लेके हम क्या करते हैं, उसी के प्रति हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स वो करते हैं, उसी से हमारा बिहेवियर डिसाइड होता है। तो अगर जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं और जो व्यक्ति रह रहा है मतलब खुद के बारे में और जिस जगह पे वो रह रहा है वो इन्वायरमेंट के बारे में अगर उसे जानकारी ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है, तो वो सही तरीके से स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स कैसे कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति जान रहा है अपने इन्वायरमेंट को और खुद को, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो सही ढंग से रिस्पॉन्स करेगा, जिससे उसमें बैलेंस पर्सनालिटी क्रिएट होगी, इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस चीज को जान ही नहीं रहा है, वो इन्वायरमेंट में रह रहा है, ना उसे खुद की समझ है, ना उसे इन्वायरमेंट की समझ है, ना उसके बारे में उसको कुछ पता है, तो इस तरीके से क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है, वो सही तरीके से क्या होगा, रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। अब क्या है कि जब व्यक्ति उस एनवायरनमेंट में रह रहा है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है व्यक्ति के लाइफ में जो होता है ना, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया या कुछ अपोजिट सिचुएशन ही हो गया जिसके कारण व्यक्ति का जो फिक्स गोल था, उसने कुछ गोल बनाया था, अपना कुछ लक्ष्य निर्धारित किया था, उस तक जो होता है वो पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण व्यक्ति में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है, फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है, ठीक। डे टू डे लाइफ में जो है व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करता है, बहुत सारी कठिनाइयों से होकर उसे गुजरना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति में एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है। जब व्यक्ति में एंजाइटी स्ट्रेस होता है तो व्यक्ति में जो फ्रस्ट्रेशन है उसका भी लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और व्यक्ति से क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, निराशावादी हो जाता है, होपलेस हो जाता है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो मोटिवेटेड बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब वो कुछ भी बिहेवियर शो कर रहा है, वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड है, तो मोटिवेटेड बिहेवियर जो अगर कोई व्यक्ति शो कर रहा है तो ये बात क्लियर है कि वो किसी ना किसी गोल को लेके इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब उसका एक फिक्स गोल है, क्योंकि गोल के प्रति ही हम क्या करते हैं, उसी के, अगर हमारा कोई गोल है तो उसको लेके हम क्या करते हैं, मोटिवेटेड बिहेवियर शो करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के बिहेवियर में मोटिवेशन प्रेजेंट है, वो मोटिवेटेड बिहेवियर शो कर रहा है, उसका मतलब यही है कि उसका कोई गोल है, उसको वो पाना चाहता है, उसको वो
उस तक पहुंचना चाहता है, जिसके कारण वो किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, मोटिवेटेड बिहेवियर शो कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है उसका कोई फिक्स गोल है और उस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन किसी कारण से जो है वो अपने फिक्स गोल, फिक्स टारगेट तक नहीं पहुंच पाया, कुछ चीज आई जो उसके बीच में टारगेट और उसके बीच में क्या हुई, रुकावट का काम की, और वो जो व्यक्ति है उस गोल तक नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण जो एक स्टेट जो होता है हमें देखने को मिलता है उस व्यक्ति में, उसी स्टेट को, उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। और इसको सिंपल कहें तो अगर आपको कोई टारगेट है, आप इस टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, आपका कोई फिक्स गोल है, लेकिन किसी कारण से कुछ रुकावट आई और आप उस टारगेट तक पहुंच नहीं पाए, बीच में कुछ रुकावटों ने आपको रोक लिया, तो उसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। जिसके कारण क्या होगा, आपने फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। इसी को हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं कि अगर गोल को हमें पाना है और उसके बीच में कुछ बाधा उत्पन्न हो जाए तो इसी में क्या देखने को मिलता है, फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन अगर हम बोल रहे हैं तो इसमें कुछ अलग से थोड़ी देखने को मिलेगा। फ्रस्ट्रेटेड है अगर व्यक्ति तो उसमें कुछ चीजें देखने को मिलेगी फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन अगर हम बोल रहे हैं तो कुछ अलग मत समझिएगा, उसमें कुछ अलग तरीके की चीजें देखने को मिलेगी, नहीं। एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, एंगर, इसी सब चीजों का जो है इरिटेट हो जाएगा व्यक्ति, इसी सब चीजों का क्या है, वो मिक्सचर हमें देखने को मिलेगा, वही क्या है, फ्रस्ट्रेशन। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधा होने से क्या होता है, व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं। गोल के ओर बढ़ा इंसान, लेकिन कोई चीज आके बीच में से क्या कर दिया, रोक दिया, उस तक पहुंचने नहीं दिया, इसी स्टेट को, इसी अवस्था को हम क्या कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन जो है समझ में आ गया। अब जो है हमारा फ्रस्ट्रेशन में ही हमने फ्रस्ट्रेशन को देख लिया, अब हम आ रहे हैं सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, अब हमारा फ्रस्ट्रेशन में ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब फ्रस्ट्रेशन का स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। ठीक है, इसी को हम इसमें देखेंगे। तो फ्रस्ट्रेशन का जो सोर्स है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एक्सटर्नल सोर्स और दूसरा इंटरनल सोर्स। कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाहरी कुछ सोर्स है जिसपे व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता है, वो कुछ एनवायरमेंट में प्रेजेंट है या कुछ बाहरी सोर्स है जो फ्रस्ट्रेशन काउज करती है, लेकिन उससे क्या होता है, व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वो चीजें क्या कर रही है, फ्रस्ट्रेशन काउज कर रही है। तो वैसी चीजों को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहेंगे। ठीक, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन जब हम कह रहे हैं कि कुछ बाहरी चीजें हैं जिससे हमारा कंट्रोल नहीं है और वो हमें फ्रस्ट्रेशन काउज कर रही है, तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब ही क्या हो गया कि हमारा कुछ गोल है उस तक हमको पहुंचना है, लेकिन कुछ बाहरी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वो चीजें क्या कर रही है, हमें उस गोल तक पहुंचने में क्या कर रही है, रुकावट पैदा कर रही है, हमें उस गोल तक पहुंचने नहीं दे रही है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि ये क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है। तो एक्सटर्नल सोर्स में भी अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि एक्सटर्नल सोर्स के अंदर आते हैं और वो हमारे में क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेशन काउज करते हैं। ये सारे सोर्स क्या है, एक्सटर्नल सोर्स के अंतर्गत ही ये सारे फैक्टर आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला है इंडिविजुअल फैक्टर। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के खुद के लेवल पर कुछ समस्या है, ठीक है, वो भी क्या कर सकता है, फ्रस्ट्रेशन काउज कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो वो सुनाई उसे नहीं देता है, वो डीफ है, ब्लाइंड है, मतलब उसमें डिसेबिलिटी प्रेजेंट है, उसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो या फिर उसमें कुछ तरीके का कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये इंडिविजुअल फैक्टर है। लेकिन ये सारी चीजें क्या कर सकती है, उस व्यक्ति का जो गोल है उस तक पहुंचने में क्या कर सकती है, रुकावट पैदा कर सकती है। अब कोई इंसान है, उसके पास नॉर्मल वो देख सकता है, वो अच्छे तरीके से किसी भी चीज को कर देगा, लेकिन अगर कोई इंसान जो है उसे देखने में प्रॉब्लम है तो ठीक है, वो इंसान भी अगर बहुत कोशिश करने के बाद, लोग ब्लाइंड होने के बाद भी वो पढ़ते हैं, फिर अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या है, उन्हें सामना जो है मुश्किलों का ज्यादा करना पड़ेगा उनकी तुलना में। तो क्या होता है कि ये सारी चीजें अगर कोई व्यक्ति अगर वो देख नहीं पा रहा है, किसी व्यक्ति का विजन लॉस है, उसे सुनाई नहीं दे रहा है, डिसेबिलिटी प्रेजेंट है, तो ये सारी चीजें क्या करती है कि व्यक्ति का जो भी टारगेट है उस तक पहुंचने में कभी कभी ये चीजें जो होती है वो रुकावट पैदा कर देती है, जिसके कारण व्यक्ति अपने टारगेट तक, अपने जो गोल है उस तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा इंडिविजुअल फैक्टर हो गया। ये कौन सा सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ, इसमें व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कोई जन्म से इस तरीके का है, डिसेबिलिटी प्रेजेंट है, तो उसमें व्यक्ति क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या था, इंडिविजुअल फैक्टर था। दूसरा है इकोनॉमिकल फैक्टर।
कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसके पास जो पैसे की थोड़ी कमी है या फिर बहुत ज्यादा कमी है, तो जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति अगर कुछ खरीदना चाहता है या अपने फैमिली को कुछ देना चाहता है या फैमिली की कुछ जरूरतों को पूरा करना चाहता है, यही उसका लक्ष्य है, यही उसका गोल है, तो क्या होता है कि इकोनॉमिकल फैक्टर, पैसे नहीं होने के कारण, पैसे की कमी होने के कारण क्या होता है, उस वो जो अपना गोल है उसको वो पूरा नहीं कर पाता है। इसके कारण क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन का आउट होता है। ये था इकोनॉमिकल फैक्टर। तीसरा आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो क्या करती है, हमारे टारगेट तक हमें पहुंचने में क्या करती है, मतलब बाधा उत्पन्न कर देती है। जैसे मान लीजिए कि हम जा रहे थे, हमें कहीं जाना है किसी काम से, बहुत जरूरी काम है और बहुत तेज बारिश आंधी तूफान होने लगा, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, जिसके कारण हम वहां नहीं पहुंच पाए और हमारा वो काम नहीं हो पाया, तो वैसे भी क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी हो गया, ये सारा क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। अगर ये सारी चीजें व्यक्ति का जो टारगेट है, जो गोल है, उस तक पहुंचने में रुकावट पैदा कर रही है, तो ये सारी चीजें क्या करेगी, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या करेगा, फ्रस्ट्रेशन का आउट कर देगा। अब आता है हमारा सोशल फैक्टर। देखिए, हमारे समाज में कुछ नियम कानून रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो हमें बढ़ने में मदद करते हैं आगे की ओर, लेकिन कुछ नियम कानून उसी समाज में या रीति रिवाज अलग अलग लोगों या अलग अलग जाति के लोगों के लिए कुछ अलग नियम कानून या रीति रिवाज होते हैं, जो उसका जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो रुकावट का आउट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए डाउरी सिस्टम, जो दहेज प्रथा है, मान लीजिए कि क्या है, समाज का हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये बना हुआ है, हमें से चला आ रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि एक सोशल फैक्टर है। अब किसी कारण दहेज के किसी लड़की का जो है वो विवाह नहीं हो पाया, किसी की शादी नहीं हो पाई, तो वो क्या हो जाता है कि उसकी शादी होनी थी, लेकिन इस फैक्टर के कारण, इस समाज का नियम कानून है, इसकी वजह से जो है किसी कारण से रुकावट हो गया, फिर उसका जो मैरिटल लाइफ है वो अच्छा नहीं चल रहा है डॉरी के कारण। वो क्या है, एक तरीके का सोशल फैक्टर है जो क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन का करता है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर कहने का मतलब ये है कि ये समझ गया ना, कुछ नियम कानून समाज के जो कि क्या करते हैं, हमें हमारे गोल तक नहीं पहुंचने देते हैं। जैसे कि डॉरी सिस्टम है, अगर उतना दहेज वो इकट्ठा नहीं कर पाए तो उनकी शादी क्या होगी, नहीं हो पाएगी। तो अब क्या है कि डॉरी सिस्टम क्या कर रहा है, एक समाज का हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो समाज का एक नियम है जो क्या कर रहा है, व्यक्ति के तो गोल है उस तक पहुंचने में क्या कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है। अब आता है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमें फ्रस्ट्रेशन का आउट करते हैं। जैसे कि किसी कारण से कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आए, उसकी वजह से मान लीजिए थोड़ी महंगाई थोड़ी ज्यादा देखने को मिल गई। अब महंगाई ज्यादा देखने को मिल गई तो हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है, हमें ये चीज चाहिए, ये आवश्यकता की पूर्ति करनी है, हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। अगर कोई बच्चे का ये गोल है कि हमको ये एग्जाम क्रैक करना है, हमें वो जॉब लेना है, लेकिन जो है वैकेंसी ही ना निकले, ठीक है, उसका एग्जाम ही ना दिया जाए, फिर जॉब ही नहीं दिया जाए, या फिर सीट ही बहुत ज्यादा कम हो एक्सट्रीम की, वो बच्चा वहां तक पहुंच ही नहीं पाए अपने गोल तक, तो जिसके कारण क्या है, ये सारे पॉलिटिकल फैक्टर है जिसकी वजह से हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं और हमें क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन का होता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है मोरालिटी एंड आइडियलिज्म। मोरालिटी, मॉरल वैल्यू, जिसको हम नैतिक भी बोलते हैं। मॉरल वैल्यू अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में है, किसी में बहुत ज्यादा है, तो वो भी मॉरल वैल्यू जो अच्छी है वो भी क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन काउज कर सकता है। यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं मॉरल वैल्यू फ्रस्ट्रेशन काउज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मॉरल वैल्यू हमारे अंदर होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं ये कि मॉरल वैल्यू अच्छी चीज है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा होती है तो वो भी क्या करता है, व्यक्ति में कभी कभी फ्रस्ट्रेशन का आउट कर देता है। मॉरल वैल्यू हर इंसान में हो रहा है, प्रेजेंट होता है, तो आप खुद भी ये सोच सकते हैं या खुद भी आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपके अंदर जो प्रेजेंट मॉरल वैल्यू है वो फ्रस्ट्रेशन का आउट करता है या नहीं। अगर नहीं करता है तो वो अच्छी बात है, अगर कर रहा है तो फिर हमें इसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब आता है मोरालिटी। मान लीजिए इसमें यही है ना, हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें दोस्त लोगों की मदद करनी चाहिए, ये सारा क्या है, ये सब मोरालिटी में आ रहा है। अब मान लेते हैं कि फ्रस्ट्रेशन कैसे काउज किया, हो सकता है बहुत बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो, लेकिन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम हो रहा है क्लास में, एक कोई टॉपर बच्चा है, वो हमेशा से टॉपर रहा है क्लास में, उसका रोल नंबर 1 रहता है, ठीक। अब वो बच्चा क्या है, एग्जाम हुआ, टेस्ट हुआ, या फिर कोई एग्जाम ही हो रहा है, पेपर मिल गया, वो लिख रहा है, ठीक। अब वो लिख रहा है तो उसको क्या करना है, इस बार भी उसको अच्छा ही परफॉर्मेंस करना है, उसको इस बार भी 1 नंबर पे ही आना है।
लेकिन अगर कोई बगल में है जिससे वो नहीं मतलब उससे बन रहा है, ठीक है। अब ये बच्चे में अगर मॉरल वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा, अरे छोड़ो, कंपटीशन कंपटीशन होते रहता है, हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, ये हमारा मॉरल वैल्यू कहता है। ठीक है, हम ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दोस्तों को हम छोड़ दें, मदद नहीं करें, उसे हम नहीं बताएं, हम उसे बताएं, ठीक है। अगर पॉसिबल है, वो आपकी मर्जी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम जो है कुछ इस तरीके का हम बता नहीं रहे कि आपको ऐसा करना ही चाहिए, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो वो व्यक्ति में क्या हो रहा है कि उसको लग रहा है कि मॉरल वैल्यू कहता है हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, और वो जो है वो उस तरीके से जो है नहीं कर पा रहा है, उससे नहीं बन पा रहा है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो जो बच्चा है वो क्या करेगा, अपना थोड़ा साइड किया और उसको बताने में वो लग गया। अब जिसके कारण हो सकता है उसका कुछ क्वेश्चन छूट गया, जिसके कारण जो है उसका जो रैंक है वो 1 आना था या फर्स्ट आना था क्लास में, वो क्या हो गया, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, 5 पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे जो मॉरल वैल्यू है बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, उस बच्चे का जो गोल था वो उस तक नहीं पहुंच पाया, और जिसके वजह से क्या हुआ, बच्चे में फ्रस्ट्रेशन का हुआ। हम एक एग्जाम्पल दिए हैं, और भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा है हमारा आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का मतलब आदर्श होता है इसका हिंदी। आइडियलिज्म जो है वो बुरी चीजें नहीं है। नॉर्मली जो है आइडियलिज्म जो है वो फ्रस्ट्रेशन का नहीं करता है, लेकिन अनरियलिस्टिक आइडियलिज्म प्रेजेंट है किसी व्यक्ति में तो वो क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन का करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से सोचता है कि हमारे एग्जाम में जो है कोई भी एग्जाम दे उसमें 99% मार्क्स हमारे आने चाहिए, तो ये किस तरीके का आइडियलिज्म हो गया, ये अनरियलिस्टिक हो गया, ठीक है। हो सकता है उसके 99 ना आके 95 आ गए, 97 आ गए, या 90% आ गए, तो अब क्या होगा, उसका जो टारगेट था मतलब 99% आने चाहिए, उससे क्या हो गया, वो पीछे रह गया। 1% है, चलिए ठीक है बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो अपने टारगेट से क्या हो गया, पीछे रह गया। तो ये चीजें जो है अनरियलिस्टिक आइडियलिज्म जो होता है वो क्या कर सकता है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन काउज कर सकता है। ये सारा क्या था, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन था। अब हमारा दूसरा आता है इंटरनल सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इंटरनल, ये व्यक्ति के इंटरनली ये चीजें चलती है, इंटरनली वर्ल्ड से जो है इसका रिलेशन है, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन का हो रहा है। पहला है स्ट्रेस। अगर व्यक्ति किसी कारण से स्ट्रेस में है, ठीक है, किसी बाहरी इन्वायरमेंट के कारण मेंटल प्रेशर क्रिएट हुआ, उसकी वजह से व्यक्ति स्ट्रेस में है, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है, स्टिमुलस जो है, ट्रिगर उसको बाहर से ही मिला, ये मान लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस जो है वो हमारे माइंड के लेवल पे चल रहा है, या फिर व्यक्ति फिजिकली रूप से बीमार है जिसकी वजह से स्ट्रेस हुआ, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन स्ट्रेस क्या है, एक इंटरनल फैक्टर है। अब व्यक्ति स्ट्रेस में वो परेशान है, उसका एग्जाम है या उसको कुछ काम करना है, उसके लिए उसको अच्छा फोकस की जरूरत है, लेकिन व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो उसके कारण क्या होगा, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से उसका जो गोल है उस तक वो क्या करेगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो स्ट्रेस क्या है, एक इंटरनल फैक्टर हुआ, लेकिन वो क्या किया, हमको गोल तक पहुंचने में क्या किया, रुकावट पैदा किया, जिसके कारण व्यक्ति में क्या हो सकता है, स्ट्रेस के कारण फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। दूसरा है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन जब व्यक्ति करता है तो वो ठीक है, क्लास में कंपटीशन हो रहा है, पढ़ाई के लेवल पे, तो कहीं पे पैसे के लेवल पे, तो कहीं स्टेटस के लेवल पे, हर जगह कंपटीशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन कंपटीशन चलिए ठीक है, लेकिन कंपटीशन बुरा तब होता है जब कंपटीशन करने में कोई इंसान पीछे रह गया। मान लीजिए अगर कोई किसी से कंपटीशन कर रहा था किसी भी लेवल पे किसी भी चीज को लेके, और वो व्यक्ति जो है उतना सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, वो सामने वाला व्यक्ति उस कंपटीशन में जीत गया और पीछे वाला क्या हो गया, वो हार गया, या फिर उससे क्या हो गया, पीछे रह गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उसका जो गोल है उस तक वो नहीं पहुंच पाया, टारगेट तक, ठीक है। तो कंपटीशन भी क्या करता है, एक इंटरनल सोर्स ऑफ क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन काउज करता है। तीसरा है हमारा लो इंटेलिजेंस लेवल। अगर किसी किसी बच्चे का जो होता है वो लो इंटेलिजेंस लेवल है, उसको क्या होता है, किसी चीज को जल्दी याद रखने, समझने में, या उसको लंबे समय तक याद रख पाने में, या उसको अगर कोई पूछे तो फिर झट से उसको याद करके बताने में, इसलिए क्या होता है, उसको दिक्कत होता है। क्यों, क्योंकि उसका इंटेलिजेंसी लेवल क्या है, वो लो है। जो उसका कुछ गोल है उस तक पहुंचने में क्या होता है, उसको दिक्कत होता है। मान लीजिए उसको एग्जाम में जो है 50% मार्क्स लाने, उसके लिए उसने बहुत पढ़ा, बहुत मेहनत की, दिन भर रटा, लेकिन उसके अलावा जब उसके पास क्वेश्चन पेपर आए तो वो चीजें भूल गया। लो इंटेलिजेंस लेवल के कारण वो चीजें भूल गया, याद नहीं आ रहा है, उसे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, ये चीजें हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो अपना टारगेट सेट किया था कि हमें एग्जाम में एटलीस्ट पास होना है या फिर 50% लाना है, तो वो क्या होगा, वो टारगेट वो अचीव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से लो इंटेलिजेंस लेवल के कारण क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन का हुआ। फिर है एस्पिरेशन लेवल मोर देन एबिलिटी। अगर किसी व्यक्ति की योग्यता बहुत कम है, ठीक है, और उसका जो एस्पिरेशन है वो बहुत अपनी एबिलिटी से बहुत ज्यादा ही वो ऊपर रखता है,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है वो अपने एस्पिरेशन को अचीव कर ले, अच्छी बात है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपनी एबिलिटी से बहुत ज्यादा ऊपर अपने एस्पिरेशन को रखता है और वो किसी कारण से उसको अचीव नहीं कर पाया, तो ये चीजें क्या करेगी, वो व्यक्ति में क्या करेगी, फ्रस्ट्रेशन काउंट करेगी। तो ये था हमारा सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक्सटर्नल, और ये था हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये सारी चीजें कुल मिला के कर क्या रही है, व्यक्ति का जो टारगेट है उस तक पहुंचने में उसको क्या कर रही है, रुकावट पैदा कर रही है। फिर फ्रस्ट्रेशन का सोर्स देख लिया। अब आता है रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है, किसी कारण से उसको फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हुआ है, तो वो रिएक्शन किस तरीके से देगा, उसके प्रति वो रिस्पॉन्स किस तरीके से करेगा, वो व्यक्ति रिएक्ट किस तरीके से करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है तो वो कुछ तरीके से जो है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये क्या है, रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन, ये यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है मेजर्स रिएक्शन टुवर्ड फ्रस्ट्रेशन। मतलब कहना जो है इनका यही है कि फ्रस्ट्रेटेड है अगर कोई व्यक्ति, तो वो किन किन तरीके से जो है वो रिएक्ट कर सकता है, ठीक। तो सबसे पहला तरीका है उसका रिएक्ट का एक्सटर्नल प्यूनिटिव, मतलब इसका हिंदी हुआ बाह्य दंडात्मक। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड होगा तो पहला तरीका ये है कि वो क्या कर सकता है, वो एक्सटर्नली जो है लोगों चीजों को जो है वो पनिश कर सकता है, उनको वो पनिशमेंट दे सकता है। तो एक्सटर्नली क्या हुआ कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति का कुछ लक्ष्य था उस तक वो नहीं पहुंच पाया, इसके लिए वो क्या करता है, एक तो व्यक्ति क्या करेगा कि वो दूसरे को रिस्पॉन्सिबल देगा, किसी पे गुस्सा अपना निकाल देगा बहुत ज्यादा, किसी को डांट दिया, बहुत ज्यादा चिल्ला दिया, या अपना गोल अचीव नहीं हो पाने के लिए वो दूसरे को रिस्पॉन्सिबल देगा। ये क्या हो गया आपका एक्सटर्नल प्यूनिटिव। दूसरा है इंटरनल प्यूनिटिव। इंटरनल प्यूनिटिव कहने का मतलब ये है, इसमें तो क्या किया व्यक्ति ने, अपना गुस्सा बाहर निकाल दिया, दूसरे पे निकाल दिया, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड है उसकी वजह से। दूसरा है इंटरनल प्यूनिटिव। कहने का मतलब ये है कि इसमें व्यक्ति जो है किसी बाहर जो है अपना गुस्सा नहीं निकालता, बाहर की चीजों को ब्लेम नहीं करता है फ्रस्ट्रेशन के लिए या अपना गोल तक नहीं पहुंच पाने के लिए, बल्कि वो क्या करता है, वो खुद को ही ब्लेम करना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, अपने आप को बहुत ज्यादा इंफीरियर समझने लगता है, सोचता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम इसी लायक है, हमसे कुछ नहीं होगा। वो क्या करता है, बहुत ज्यादा अपने आप को हीन समझने लगता है, बहुत ज्यादा इंफीरियर समझने लगता है। तो ये दूसरा तरीका हुआ रिएक्ट करने का, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन को लेके। और तीसरा ये होता है फ्री फ्रॉम फियर ऑफ पनिशमेंट। तीसरा तरीका ये होता है कि व्यक्ति का पनिशमेंट से जो होता है वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। जो होगा देख लेंगे, अभी ना वो खुद को ब्लेम कर रहा है, ना वो बाहर किसी पे चिल्ला रहा है, ना उसको ब्लेम कर रहा है, बल्कि जो रिजल्ट होगा हम देख लेंगे। इस तरीके से जो है वो व्यक्ति का भी माइंड का स्टेट है। तो ये तीन चीजें हुई रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन के लिए। ये तीन तरीका है, या तो एक्सटर्नली अपना गुस्सा निकाल के हम फ्रस्ट्रेशन अपना जो है उसको कम कर सकते हैं, या तो इंटरनली खुद को ब्लेम कर सकता है व्यक्ति, और तीसरा ये तरीका है कि वो फ्री फ्रॉम पनिशमेंट हो जाता है। मतलब फ्रस्ट्रेशन के कारण जो है उसको दिक्कत हो रही है, उसके पनिशमेंट से या जो भी कुछ उसका नुकसान होने वाला है, जो कुछ उसको नहीं मिला उससे दुखी होने के बजाय वो क्या करता है, इसके फियर से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है कि चलो जो होगा देख लेंगे, नहीं मिला उससे क्या होगा, चलो हम देख लेंगे। ना वो दूसरे को पनिश कर रहा है, ना वो खुद को पनिश कर रहा है, बल्कि वो पनिशमेंट के फियर से ही क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है। तो ये तीन तरीका जो है वो रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन का है। इस तीन तरीके से क्या करता है, व्यक्ति रिएक्ट करता है फ्रस्ट्रेशन में, और ऐसा ही होता है, या तो दूसरे पे गुस्सा निकाल दिया, या तो खुद को ब्लेम कर रहा है, या फिर सोचता है चलो जो होगा देखा जाएगा, ये नहीं अचीव हुआ, ये टारगेट नहीं पूरा हुआ, चलिए इसका रिजल्ट जो होगा देख लेते हैं, ठीक है। ये पनिशमेंट के फियर से क्या हो गया, फ्री हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजर्स रिएक्शन टुवर्ड फ्रस्ट्रेशन। ये भी देखिए, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलैरिटी है। ये भी बात कर रहा है कि फ्रस्ट्रेशन में जो है हम किस किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, किस किस तरीके का जो है रिएक्शन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में देखने को मिलता है। ये तो मान लीजिए एक तरीके से ब्रॉड तरीके से समझाया रिएक्शन को, एक तो बाहर गुस्सा, एक अंदर अपने आप को डांट दिया, और तीसरा फ्री। एक हो गया बहुत सिंपल शॉर्ट वे में और बहुत ब्रॉड वर्ड में इसने लिख दिया। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं बाहर, हमने किसी को डांट दिया, तो किस किस तरीके से हम बाहर डांट रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं इंटरनली हम अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, तो इंटरनली हम किस तरीके से अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा अच्छी तरीके से जो है, मतलब इसको जो है ब्रॉड है, तो इसको थोड़ा सिंपल तरीके से जो यहाँ पे बताया गया है। लेकिन ये भी क्या है, ये भी क्या है, फ्रस्ट्रेशन के प्रति हमारा क्या रिएक्शन होगा, ये भी वही है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि ये थोड़ा एक वर्ड में लिख लिया और इसको थोड़ा क्या कर रहा है, इसके अंदर क्या चीजें आ सकती है, इसके अंदर क्या चीजें आ सकती है, उसको इन्होंने लिखा। तो मेजर्स रिएक्शन टुवर्ड फ्रस्ट्रेशन जो है, सबसे पहले इसको टू पार्ट में बांटा। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। तो हमारा जो डायरेक्ट मेथड है उसमें आता है एग्रेशन,
व्यक्ति क्या करता है जब फ्रस्ट्रेशन होता है, जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो क्या करता है, अग्रेसिव हो जाता है, अग्रेसिव इन नेचर हो जाता है। ठीक है, अग्रेशन क्या होता है, अग्रेशन का मतलब हो गया आक्रामक होना। मतलब ये जो है फ्रस्ट्रेशन के प्रति रिस्पॉन्स करने का एक तरीका हो सकता है व्यक्ति का, कि वो क्या करे, सामने वाले से झगड़ा करे, अपने कंडीशन सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करे, अपना गुस्सा दूसरे पे डाल दे, अपने अपने फेलियर के लिए दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराए और बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर शो करे। तो पहला क्या है, अग्रेशन है, ये एक डायरेक्ट मेथड है, किसका, रिएक्शन है फ्रस्ट्रेशन का शो करने का। दूसरा है आपका कॉम्प्रोमाइज। दूसरा तरीका ये होता है कि व्यक्ति क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। मतलब उसको जो टारगेट उस तक पहुंचना था, उसको जो चाहिए था, वो किसी कारण से उस तक नहीं पहुंच पाया, उसके पास जो है उससे वो क्या करता है, उसी के साथ वो क्या करता है, समझौता कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। एक एग्जाम्पल क्या हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, अगर वो नहीं बन पा रहा है या उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि वो नर्सिंग के फील्ड में क्या कर सकता है, एडमिशन लेके कंप्रोमाइज करके अपने फ्रस्ट्रेशन को क्या कर सकता है, उसके प्रति वो रिएक्शन दे सकता है। एक तो हो गया गुस्सा करना, दूसरा हो गया कि एक एग्जाम्पल हमने दिया, बाकी और भी कोई सिचुएशन है जो बार बार करने के बाद भी जो है आप कोई टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो एक ये हो सकता है कि आपका जो भी सिचुएशन कंडीशन है उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर ले। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है फ्रस्ट्रेशन के प्रति रिएक्शन का। तीसरा है विदड्रॉ। तीसरा में इंसान क्या करता है कि वो सिचुएशन से ही भाग जाता है। अगर वो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, 2-3 बार 4 बार दिया एग्जाम और बार बार वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहा है, बार बार फेल कर जा रहा है, वो क्या करता है, इस सिचुएशन से ही भाग जाता है। या तो हो सकता है वो इंसान पढ़ाई ही छोड़ दे, इतना भाग जाए, या तो हो सकता है कि वो इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी को वो छोड़ देता है कि चलो इस सिचुएशन से ही हम क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो ये भी तरीका क्या है, एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन के प्रति रिएक्ट करने का। तो ये सारा क्या था, हमारा डायरेक्ट मेथड था, थोड़ा सिंपल तरीके से यहाँ बताया गया है। अगर हमने यहाँ एक्सटर्नल कहा तो किस तरीके से एक्सटर्नली, तो देखिए एग्रेशन करके हम एक्सटर्नली शो कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, ये जो होता है इसमें हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर कुछ नहीं करते, बल्कि ये जो मेथड जो होता है, फ्रस्ट्रेशन के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है, वो हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे होता है। ठीक है, हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे ये रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, मेंटल मैकेनिज्म, जो मनोरचनाएं हैं, मेंटल मैकेनिज्म का निर्माण करता है और उससे वो क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन के प्रति रिएक्शन। नंबर 12 में जो है ये यही चैप्टर ही है, मेंटल मैकेनिज्म, वहां हम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी यहाँ जान लेते हैं कि मेंटल मैकेनिज्म क्या है। फ्रस्ट्रेशन के रिएक्शन का एक इनडायरेक्ट मेथड है जो कि अनकॉन्शियस लेवल पे क्या करता है, काम करता है। मेजर्स यूज्ड इन ओवरकमिंग फ्रस्ट्रेशन, मतलब कौन कौन से उपाय हैं जिसका उपयोग करके हम फ्रस्ट्रेशन से ओवरकम कर सकते हैं, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन में हम रिएक्शन किस तरीके से देंगे ये तो हमने जान लिया, अब हम फ्रस्ट्रेशन से ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसका क्या उपाय है, हम इसको जानते हैं। फ्रस्ट्रेशन से ओवरकम करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आपका जो भी सिचुएशन है आप उसके साथ क्या कर ले, समझौता कर ले। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेशन से बच सकते हैं। अगर आप बार बार किसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको वो नहीं मिल पा रहा है, आप उस गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप अपनी करंट सिचुएशन के साथ में समझौता करके आप फ्रस्ट्रेशन से बच सकते हैं, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ नए टारगेट फिक्स करें। ठीक है, आप क्या करें कि नए तरीके से, सॉरी नए टारगेट में फिक्स करें, नई तरीके से अपने काम को करें। अगर कोई बच्चा एक ही तरीके से एक ही स्ट्रेटेजी के साथ बार बार पढ़ रहा है और वो बार बार फेल हो रहा है, तो वो अलग जो है स्ट्रेटेजी अपना बनाए, अलग रूटीन बनाए, अलग तरीके की बुक या नोट्स का वो हेल्प लेके क्या कर सकता है कि वो अपने गोल तक पहुंच सकता है। तो एक तो तरीका ये हुआ कि ना जो भी सिचुएशन है उससे आप समझौता कर ले। दूसरा तरीका ये है इससे बचने का कि आप जो है कुछ नया ट्राई करें। ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ न्यू ऐड करें, कुछ रिमूव करें, इस तरीके से हो सकता है कि आप अपने गोल तक पहुंच जाए और आपका फ्रस्ट्रेशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तीसरा ये तरीका हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस भी गोल की ओर काम कर रहे हैं, उसके लिए अपना काम को और ज्यादा बढ़ा दें। हो सकता है आपका 1 घंटा 2 घंटा काम करने से आप वो गोल अचीव नहीं कर पा रहे, तो आप उसके लिए दिन रात मेहनत करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हो सकता है वो आपका गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। जैसे एक बायोलॉजी का स्टूडेंट है, वो डॉक्टर बनना चाहता है और वो बार बार फेल हो रहा है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि वो क्या करे कि अपना जो पढ़ने का टाइम है उसको वो इंक्रीज कर दे, वो और ज्यादा मेहनत करे, तो इस तरीके से हो सकता है वो अपने टारगेट तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो व्यक्ति है, ठीक है, उसको क्या होना चाहिए कि अपना जो भी एबिलिटी है
उसके बारे में उसे पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग में वो क्या करे, अपना गोल सेट करे। जब व्यक्ति अपनी एबिलिटी को जानेगा और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, गोल सेट करेगा, तो उससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होने का चांसेस जो होगा वो कम होगा। व्यक्ति क्या करेगा, उसको क्या कर लेगा, वो अचीव कर लेगा। ये सारा क्या था हमारा फ्रस्ट्रेशन का मेजर्स यूज जो है ओवरकमिंग फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एडजस्टमेंट खत्म हो गया, हमारा फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट को पढ़ेंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे।